हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बिजनेस स्टडीज के जो वीडियोस हैं अभी मैंने बनाने स्टार्ट किए स्पेशली ताकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। वैसे तो मैं महाराष्ट्र बोर्ड के ओसीएम सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो उसमें भी सेम टॉपिक्स हैं। तो मैं अभी आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने जा रहा हूं। तो जब तक मेरे वीडियोस अपलोड होते रहें, डेली कोई ना कोई वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आप क्या कीजिएगा, मेरे बाकी के जो वीडियोस हैं आप ज़रूर देखिएगा। टॉपिक देख के आप कोई भी वीडियो सुनेंगे ना तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। 90% चीज़ें सेम है, 95% तक चीज़ें सेम है, 2-5% का फ़र्क हो सकता है, जिसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। फ्रेंड्स, इसको अच्छा लगे वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ये मैं बाद में बोलने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं अभी फ्रेंड्स। बिजनेस स्टडीज का ये टॉपिक चैप्टर नंबर 2, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें आज देखने वाले हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, इसके फीचर्स, इसके मेरिट्स एंड इसके लिमिटेशंस। बहुत अच्छा टॉपिक है और एकदम ही सिंपल भाषा में मैं आपको ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि बीच बीच में मेरे सवाल आएंगे, आपको फटाफट से जवाब देना पड़ेगा वरना मैं आपसे जीत जाऊंगा। स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? इसको HUFB कहते हैं। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू वर्ड आपको दिख रहा है ऊपर क्वेश्चन में भी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। ज्वाइंट का मतलब ही होता है अनडिवाइडेड। ज्वाइंट मतलब अनडिवाइडेड। तो जब एक पूरा का पूरा परिवार, एक ही परिवार एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता तो उसको हमने नाम दे दिया ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है क्योंकि हिंदू फैमिलीज वो भी ज्वाइंट कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में। इतना ही नहीं, इसका मीनिंग बताया गया जो सेकेंड नंबर पॉइंट है। इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड ऑन बाय मेंबर्स ऑफ HUF। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सिंपल है, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय मेंबर्स ऑफ HUF। तो HUF के सारे मेंबर्स जब एक ही बिजनेस में, यानी परिवार के सारे मेंबर्स जब एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते तो उसको हमने नाम दे दिया ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल है, लेकिन अभी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। इसके लिए मैंने वहां पे वो ईयर नहीं लिखा है 1956। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपके जो सिलेबस में दिया गया है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ, यानी हिंदू लॉ एप्लीकेबल है। हिंदू लॉ किसको बोलते हैं? जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है। ये कब पास हुआ था? 1956 की हम बात करें। अभी उसमें अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस किए गए हैं, कुछ अपग्रेडेड वर्जन्स आए हैं। थोड़ी देर में मैं इसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि HUF की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको दिल में लग सकती है। देखते हैं आप कितने समझदार हैं, बाकी धीरे धीरे समझेगा। इतना ही नहीं, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप क्या है? अगर आप ऐसे बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको उस परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। यस, एक ही तरीका है, आपको उस परिवार का मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बनने के लिए आपको उस परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। रिसेंटली मुकेश अंबानी के घर में पोता पैदा हुआ, पता होगा आपको। यस, सोचने की बात है। क्या कोई बंदा बचपन से अमीर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी पैदाइश कहाँ हो रही है। अंबानी परिवार उनको बोल रहा है बच्चे को, बेटा तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने सब तेरे लिए अरेंज करके रखा है। आपको फील हो रहा है ना अभी? बात पैसे और संपत्ति की हो रही है, हमारे उस पर भी। दिस बिजनेस इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर।
अब हिंदू लॉ कहता है, हिंदू लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बंदा जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, अगर वो मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी पड़ोस वाले लेके जाएंगे, राइट ना, राइट ना, बिल्कुल नहीं। यही तो हमें समझना है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको हिंदू लॉ बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, कोई भी अपनी संपत्ति को काउंट नहीं करेगा। हाँ, रिक्वेस्ट है, क्या है कि इसका असर सबसे ज़्यादा यंगर जनरेशन पे होता है और मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये हमारा पहला स्लाइड हो गया। अभी हम सेकंड स्लाइड पे आ रहे हैं। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता, एंड कर्ता इज द मैनेजर ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का पूरा कंट्रोल, सोल कंट्रोल, अकेले पूरा बिजनेस को कंट्रोल करता है कौन? कर्ता। और कर्ता कौन है? सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अब हिंदू लॉ में जैसे मैंने आपको बताया अमेंडमेंट हुए हैं, तो कर्ता का रोल कोई भी प्ले कर सकता है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। रिसेंटली अमेंडमेंट किए गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कर्ता कोई भी बन सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हिंदू लॉ कहता है परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं सबका उस प्रॉपर्टी में हिस्सा है। तो कर्ता के अलावा, कर्ता किसको बोलते हैं? जो एल्डेस्ट मेंबर है, सबसे बड़ा इंसान, सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर जो है उसको कर्ता बोलते हैं। और बाकी के फैमिली मेंबर्स को क्या नाम से पुकारते हैं? को पार्टनर्स। अदर फैमिली मेंबर्स आर नोन एज को पार्टनर्स। इतना नहीं, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट, सबका बराबर सा जो है हक है प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल यानी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, और सबका इक्वल राइट है। बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, मेल हो, फीमेल हो, सबका उस परिवार में इक्वल राइट है, क्योंकि सब ने उस परिवार में जन्म लिया है। इतना ही नहीं, लास्ट पॉइंट बहुत खतरनाक है। 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी द मेंबर्स इन बिजनेस। 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी मेंबर इन बिजनेस। ये समझाने के लिए ये आपके सामने स्क्रीन पे मैं कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बूढ़ा व्यक्ति, फादर। सपोज फादर की प्रॉपर्टी जो है उसमें हिस्सा किसको मिलेगा? फादर की प्रॉपर्टी को हम पूर्वजों की प्रॉपर्टी मानते हैं, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो उसके बाद की 3 जनरेशन, 3 सक्सेसिव यानी 3 कंटिन्यूस जनरेशन। तो पिताजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा किसको मिलेगा? उसके बाद की 3 जनरेशन, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, बेटा, पोता, परपोता। इन तीनों का अधिकार है किसकी प्रॉपर्टी में? पिताजी की प्रॉपर्टी में, क्योंकि इन्होंने उस परिवार में जन्म लिया है। इतना ही नहीं, इसको हम दूसरी तरफ से देखें तो राइट हैंड साइड में आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, सन लिखा हुआ है, सन। सपोज आप वो व्यक्ति हो, आपने उस परिवार में जन्म लिया है, तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? आपके ऊपर की जो 3 पीढ़ियां हैं उसमें आपका इक्वल राइट है। आपके ऊपर की पीढ़ी यानी पप्पा यानी फादर, उनके पप्पा यानी ग्रैंडफादर यानी दादाजी, और उनके पिताजी यानी ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा। तो आपको किसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? पिताजी, दादाजी, परदादाजी। तो आपको हिस्सा मिलेगा इन सबकी प्रॉपर्टी में। खबरदार, जो किसी ने प्रॉपर्टी काउंट करना स्टार्ट किया तो बहुत पीटोगे। सबसे पहले तो घर वाले ही पीटेंगे तुम लोगों को। कानून में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, ये एक टॉपिक है तो वो हिसाब से हम आपको चीज़ें बता रहे हैं, बाकी डिटेल्स आपको लॉयर समझा देगा। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? तो 3 सक्सेसिव जनरेशन्स का इस पर अधिकार होता है, और इन जनरेशन्स में कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब डॉटर्स की बात करें तो उनका भी इक्वल राइट है, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, सबका सेम राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एकदम सिंपल है, 5 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 इज फॉर्मेशन। इसको शुरू करना बहुत आसान है। कैसे आसान है? सबसे पहले तो आपको उस परिवार में जन्म लेना है, परिवार में जन्म लेना है। इस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तभी तो प्रॉपर्टी बटेगी ना भाई। तो कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं। बस आपको उस परिवार में जन्म लेना है। हिंदू लॉ ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है। अगर आप अपनी बिजनेस को रजिस्टर नहीं भी करते तो ऑटोमेटिकली हिंदू लॉ एप्लीकेबल है। इसमें किसी एग्रीमेंट की, करार की जरूरत नहीं है। फैमिली मेंबर्स इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो नो नीड ऑफ एनी एग्रीमेंट। तो इसको शुरू करना बहुत आसान है।
पॉइंट नंबर 2 इज लायबिलिटी। अब लायबिलिटी की बात करें तो दो तरह के मेंबर्स होते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था। एक होता है हेड ऑफ द फैमिली जिसको हम बोलते हैं कर्ता, और बाकी के फैमिली मेंबर्स जिसको हम बोलते हैं को पार्टनर्स। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, कर्ता, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सोल ट्रेडिंग में बताया हुआ है। जिन्होंने सोल ट्रेडिंग का मेरा वीडियो नहीं देखा उसको जरूर देखेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब कल को अगर बिजनेस में हैवी लॉसेस हुए हैं और बिजनेस एसेट्स कम पड़ रहे हैं लायबिलिटीज पे करने के लिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी अफेक्ट हो सकती है, यानी उसको अपना पर्सनल एसेट्स बेचना पड़ेगा ताकि वो क्रेडिटर्स का पेमेंट कर सके। जबकि बाकी की जो फैमिली मेंबर्स हैं को पार्टनर्स, उनका लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है उनका जो शेयर है बिजनेस में उतना ही पैसा उनका डूबेगा। कल को अगर हैवी लॉसेस हुए भी है तो पर्सनल प्रॉपर्टी किसकी जाने वाली है? सिर्फ कर्ता की जाने वाली है। को पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई टच नहीं कर सकता क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। आईएमपी पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में कवर होता है। लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड एंड लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड अप टू एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन फैमिली बिजनेस। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? पॉइंट नंबर 3 इज कंट्रोल। फ्रेंड्स, बिजनेस का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? जो हेड ऑफ द फैमिली है। कौन? कर्ता। कर्ता इज द मैनेजर ऑफ द बिजनेस, इज द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। पूरा बिजनेस का कंट्रोल इसके हाथ में रहेगा। बिजनेस करने के लिए ये अपने को पार्टनर से सलाह चाहे तो ले सकता है। सलाह लेना और सलाह मानना दो अलग अलग बातें हैं। इतना ही नहीं, पॉइंट नंबर 4 कंटिन्यूटी। ये बिजनेस पास ऑन होते रहता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कल को कोई कर्ता मर जाए तो जो नेक्स्ट हेड ऑफ द फैमिली होगा ही विल टेक द पोजीशन ऑफ कर्ता। तो इस तरह से कर्ताशिप ट्रांसफर होती रहेगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और कर्ता मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज माइनर मेंबर। तो क्या ये बिजनेस में माइनर भी मेंबर बन सकते हैं? यस। जैसे ही बच्चा परिवार में जन्म लेता है वो इस प्रॉपर्टी का मेंबर बन जाता है। तो यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं माइनर भी। बच्चा भी यहाँ पे मेंबर बन सकता है, उसका भी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होगा। फ्रेंड्स, दीज वर द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। 5 पॉइंट्स है, एक बार देख लेते हैं। फॉर्मेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल, कंटिन्यूटी एंड माइनर मेंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। प्लस पॉइंट्स। अब पहला पॉइंट आपको दिया गया है इफेक्टिव कंट्रोल। अब पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में है। अब ये बंदा सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है, एक्सपीरियंस रखती है, तो ये अच्छे से बिजनेस को चला पाएगा क्योंकि इसका एक्सपीरियंस इसको बिजनेस चलाने में हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 2 कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, यानी यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी। बिजनेस कंटिन्यूएशन में चलते रहेगा। कल को कर्ता की डेथ हो भी जाती है तो नेक्स्ट हेड ऑफ द फैमिली होगा, ही विल टेक द पोजीशन ऑफ कर्ता। तो इस तरह से बिजनेस पास ऑन होते रहेगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी किसी भी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो भी बिजनेस चलता रहेगा। ज्यादा करके बिजनेस चलने वाला, लेकिन अगर आपस में झगड़े हो रहे हैं, सभी मेंबर्स एग्री करते तो बिजनेस को बंद भी किया जा सकता है अगर आपस में क्या हो रहा है? डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यानी जो को पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। अभी अभी मैंने आपको बताया कोई इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकता क्योंकि इनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी अगर जाएगी तो किसकी जाएगी? कर्ता की जाएगी। तो माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट है तो थोड़ी देर में हम कहाँ देखेंगे उसको? डीमेरिट्स में। वेरी गुड, होनहार बच्चे मेरे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अब क्या है, सभी फैमिली मेंबर्स एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, सबका हिस्सा लगा हुआ है, तो हर बंदा लॉयल्टी से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा क्योंकि धंधा होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सबकी वांट्स सेटिस्फाई होंगे। तो ये मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लॉयल्टी का लेवल बढ़ेगा, वफादारी का लेवल बढ़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे और इस तरह से पूरा परिवार चलते रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये थे मेरिट्स। मेरिट्स पे कितने पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स? 4 पॉइंट्स हैं। एक बार देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ें याद करनी है ना तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, एक पीडीएफ बना के रखो,
पूरे चैप्टर का जितने भी आपके लिए मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, क्या स्लाइड्स को रेफर करते जाएंगे ना तो पॉइंट्स आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए आसान करने के लिए मैं बता रहा हूँ, चॉइस इज योर्स। चलिए अभी सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे, दैट इज लिमिटेशंस, यानी डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज, माइनस पॉइंट्स, डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे रिसोर्सेस लिमिटेड है, यानी पैसा कम है, क्योंकि यहाँ पे पैसा कहाँ से आ रहा है, खानदान से आ रहा है। यस, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, वो पूर्वजों की प्रॉपर्टी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो रिसोर्सेज यहाँ पे कम है, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उसको ही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमें लिमिट से ज़्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही परिवार का पैसा लगा है। अब रिसोर्सेज कम है तो बिजनेस को हम स्मॉल स्केल पे करेंगे, हम लार्ज स्केल पे इसको नहीं कर सकते, तो ये इसका माइनस पॉइंट है। इसको लार्ज स्केल पे क्यों नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 2 उसी से कनेक्टेड है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता जो है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उसके अंदर एक डर बना रहता है। ये बिजनेस में ज़्यादा रिस्क उठाना पसंद नहीं करता है। ये वो बंदा है जो सबसे ज़्यादा जवाबदारी लेता है, सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है, कर्ता को है, तो ये माइनस पॉइंट है, इसके लिए लिमिटेशन में बताया गया है। तो कर्ता जहाँ पे भी थोड़ा रिस्क देखता है तो वो डिसीजंस को अवॉइड करता है ताकि बिजनेस में कोई लॉसेस ना हो। तो बिजनेस को हम लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते, स्मॉल स्केल पे ही करने वाले हैं। तीसरा नंबर पॉइंट भी कर्ता से कनेक्टेड है, डोमिनेंस ऑफ कर्ता, यानी कर्ता की यहाँ पे दादागिरी चलने वाली है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है, कर्ता के हाथ में। अगर वो पुराने टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली कोरोना लॉकडाउन में आपने देखा लोग ऑनलाइन शॉपिंग की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, पेमेंट्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं। अगर ये सिस्टम डेवलप नहीं किया कर्ता ने अपने बिजनेस में, तो फिर बिजनेस उसका ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और ये किसी भी को पासर की बात नहीं सुनने वाला है, क्योंकि ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, तो एक ईगो रहता है। तो बिजनेस पे पूरा कब्जा कंट्रोल किसका रहेगा, कर्ता का रहेगा। और कई बार ये बंदा अपनी मनमानी करते रहता है, या इसके जो डिसीजंस हैं बाकी के को पासर्स को जो है जम नहीं सकते, हम कह सकते हैं वो उससे एग्री नहीं करेंगे। अगर एग्री नहीं करेंगे तो फिर आपस में क्लैशेस होंगे, झगड़ा होगा, वो बोलेंगे हमें हमारा हिस्सा दो, हमें तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना है, फिर बिजनेस कम्स टू एन एंड। चौथा पॉइंट भी कर्ता से कनेक्टेड है, उसका जो मैनेज करने का स्किल है वो लिमिटेड है। ये बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, या ये बंदा हो सकता है गलती से कर्ता बन गया, क्योंकि जो हेड ऑफ द फैमिली था उसकी डेथ हो गई तो इसको कर्ता बना दिया गया। अगर इसके पास मैनेज करने का स्किल लिमिटेड है या नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छे से बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाएगा, तो ये बिजनेस दिन ब दिन घटते जा रहा है, फैमिलीज जॉइंट जो है कम होते जा रहे हैं। तो ये अभी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना आ रहा है। तो जब तक जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ हैं, जब तक जॉइंट फैमिलीज़ हैं, तब तक ही ये बिज़नेस चलने वाला है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिमिटेशन में 4 पॉइंट्स हमने कवर किए, याद करना है, याद करते रहना है। कई बार एग्जाम में ना स्टूडेंट्स को पॉइंट्स याद नहीं आते, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, डोमिनेंस ऑफ कर्ता, लिमिटेड मैनुअल स्किल। लास्ट के 3 पॉइंट जो हैं वो तो कर्ता से ही कनेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।